hacking into Pentagon and NASA systems. 40 million credit card and debit numbers stolen. यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अधिकतर समय इसके सरफेस का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इसका ऑनबोर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम स्पेस शटल व जहाज के अंदर के तापमान व एनवायरनमेंट को ह्यूमन सर्वाइवल के अनुकूल बनाए रखता है। और अगर इसका सिस्टम एक बार फेल हो जाए तो इसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अंडे की तरह उबल जाएंगे। और अभी एक हैकर ने इस पूरे सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया है। वह कोई दूसरे देश का हैकर या गवर्नमेंट एजेंट नहीं था, बल्कि एक 15 साल का नाबालिग लड़का था जिसने अपने बेडरूम में बैठकर नासा के 13 कंप्यूटर्स को कंट्रोल करके उनका एक्सेस ले लिया है। 15 साल का ये नाबालिग लड़का अब तक की दुनिया का सबसे मोस्ट टैलेंटेड यंग हैकर हुआ। इसने न सिर्फ नासा के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ा बल्कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसने ऐसे ही मजे मजे में खेल खेल में किया, लेकिन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ये लड़का नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। Largest identity theft case ever. Largest data breach in US history. That affected millions of people. ये अब तक का सबसे बड़ा आइडेंटिटी चोरी का मामला था। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। एक ऐसा मामला जिसने पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियों को शर्मिंदा कर दिया कि एक नाबालिग लड़के ने उनकी नेशनल सिक्योरिटी को इतनी आसानी से कैसे भेद दिया। साल 1989, दक्षिण फ्लोरिडा का एक गांव। यह है जोनाथन जेम्स, जिसकी उम्र अभी केवल 6 साल है। जब बाकी के बच्चे खेल रहे होते थे तब वह घर के कंप्यूटर से चिपका रहता था। ज्यादातर समय वह गेम खेलता था। कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा समय बिताने से तथा उसके ऑब्सेशन को देखकर उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। उसके पिता एक प्रोग्रामर थे। वह अपने कंप्यूटर पर पेरेंटल प्रोटेक्शन इंस्टॉल करते, लेकिन जोनाथन उसके लॉक को हर बार तोड़ देता, यानी कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता था, वो भी 8 से 10 साल की उम्र में। किशोरावस्था तक आते आते वह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की किताबें पढ़ने लगा था, जो लिनक्स और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूर्वज कहा जाता है। और धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी जुनून में बदलती गई। वह सोर्स कोड की गहनता से स्टडी करने लगा तथा कंप्यूटर में रुचि रखने वाले कंप्यूटर एंथुसिस्टिक लोगों से बातचीत करने लगा। अब वह कंप्यूटर के सामने अनगिनत घंटे बिताने लगा, अक्सर देर रात तक। एक दोपहर उसने परिवार की पीसी से विंडोज अनस्टॉल करके बिना किसी से पूछे लिनक्स इंस्टॉल कर लिया। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वह किसी भी कंप्यूटर के लॉक को आसानी से खोल लेता था। उसका समय कंप्यूटर के सामने और ज्यादा बढ़ गया था। इस कारण जोनाथन का अपने माता पिता के साथ रोजाना घर में आर्ग्यूमेंट होने लगा। फिर उसके पिता ने डिसाइड किया और उसका लैपटॉप उससे हमेशा के लिए ले लिया और कभी हाथ नहीं लगाने को कहा। इस बात से जोनाथन बहुत गुस्सा हो गया और घर छोड़कर भाग गया। उसने कहा कि वह घर तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक उसका कंप्यूटर उसको वापस नहीं मिल जाता। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला था कि कंप्यूटर से दूर रखने की कोशिश सिर्फ उसके माता पिता नहीं करेंगे, बल्कि पूरी यूएस गवर्नमेंट करेगी। 15 साल की उम्र तक आते आते जोनाथन एक क्यूरियस नाबालिग से पूरी तरह हैकर में बदल चुका था। उस समय का सबसे यंग और बेस्ट हैकर में से एक। ऑनलाइन वह अपने उपनाम कॉमरेड से जाना जाता था। जोनाथन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना पसंद करता है, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हराने, मात देने के लिए, क्योंकि वह मानता था कि यह पावर और कंट्रोल की बात है। और सबसे खास बात, उसे इसका रोमांच, इसमें होने वाला थ्रिल उसे बहुत ज्यादा पसंद था। जितना कठिन सिस्टम होता उतना ही वह उसकी ओर आकर्षित होता। वह सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर अंदर घुस जाता और यह साबित कर देता कि यह सिस्टम इतना सुरक्षित नहीं है। उसे अंदर की चीजों की परवाह नहीं थी। वह डेटा चोरी, फाइल डिलीट और वायरस फैलाने जैसा कोई काम नहीं करता था, बल्कि कभी कभी तो वह इसका बिल्कुल अपोजिट करता। वह सिस्टम को तोड़ता, उसके अंदर जाता और सिस्टम के एडमिन को एक पोलाइट ईमेल सेंड करता और कहता कि तुम्हारे सिस्टम में खामी है, तुम्हारे सिस्टम में कमी है, बताओ इसको सही करना है क्या। 1999 की गर्मियों तक जोनाथन अपने इस काम में इतना माहिर हो गया था कि अब वह किसी बड़े और नए चैलेंज को ढूंढ रहा था। इसलिए उसने ठाना कि अब वह नासा को हैक करेगा, उसके सिस्टम को हराएगा। और वो हैक करता है, स्पेसिफिकली अल्बामा के हंट्सविल में मौजूद मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर को। वह नासा के 13 कंप्यूटर्स को हैक करके अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये उसने कैसे किया, सिर्फ वही जानता है। नासा के कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद इस बार जोनाथन को चुराना चाहता था, तो वह नासा के सिस्टम में एक प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करता है जिसकी वैल्यू $1.7 मिलियन थी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था
जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑनबोर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था। तथा बाद के एक इंटरव्यू में जोनाथन खुद कहता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कोड खुद बहुत कमजोर और घटिया था। जाहिर तौर पर उनका दावा $1.7 मिलियन की कोई वैल्यू नहीं थी। जोनाथन कहता है कि मैं जो सोर्स कोड डाउनलोड कर रहा था उसका एकमात्र कारण था कि मैं उस समय सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था और सरकार द्वारा लिखे गए सॉफ्टवेयर को पढ़कर सीखने से बेहतर तरीका क्या होगा। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से जोनाथन को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिमोट कंट्रोल नहीं मिल सकता था। सोर्स कोड का होना एक बात है और अपने द्वारा अंतरिक्ष यान को कमांड भेजना एक बिल्कुल अलग मामला है। सिस्टम तक पहुंच बनाने के लिए और भी कदम उठाने पड़ते हैं। फिर भी यह हैक एक बहुत बड़ी सुरक्षा सेंध थी नासा के लिए। जब नासा को पता चलता है तो उन्हें अपने सिस्टम 3 हफ्ते के लिए बंद करने पड़ते हैं, जिसके कारण लगभग $40,000 का नुकसान होता है। 2 महीनों के बाद जोनाथन अपना अगला चैलेंज स्वीकार करता है और वह था पेंटागन को हैक करने का। पेंटागन की DTRA डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी पूरे अमेरिका में न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से होने वाले संभावित खतरों का विश्लेषण करके उनका निपटान करती है। जोनाथन वर्जीनिया के बेलिंस में मौजूद पेंटागन के एक सर्वर का एक्सेस कर लेता है। कैसे किया इसका किसी को पता नहीं, ये अनक्लियर है। वह पेंटागन के DTRA सिस्टम के अंदर घुस जाता है और वहां के स्टाफ के बीच आने जाने वाले 3000 से भी अधिक मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर लेता है। उसने 19 से ज्यादा यूजर्स के नाम और पासवर्ड निकाले, उनकी डिटेल निकाली, जिनमें से 10 लोगों के पास मिलिट्री और सिक्योरिटी के कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल था, उनका एक्सेस था। इतना सब करने के बाद भी जोनाथन को अभी भी लगता था कि उसकी ये हैक कुछ बड़ी डील नहीं है, बस नॉर्मल टास्क था। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए ये सीरियस क्राइम था। यह जनवरी 2000 की सुबह है और पिछले महीने जोनाथन ने 16 वर्ष पूरे किए हैं और अब उसके पास कई सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो चुके हैं और वह कई हैकर्स के ग्रुप से जुड़ा है, जहां पर आपस में हैकिंग से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स शेयर होती रहती है। जोनाथन को स्टार ट्रेक बहुत पसंद था। एक दिन उसकी मां अचानक से कमरे में आती है और जोनाथन को जगाती है और कहती है कि बाहर दरवाजे पर FBI आई हुई है तुमसे बात करने के लिए। FBI जोनाथन के घर पर छापा मारती है और 5 कंप्यूटर्स को जब्त कर लेती है। वह उसके पाम पायलट, कुछ सीडीज और उसकी स्टार ट्रेक की किताबें भी ले जाती है सबूत के लिए। जोनाथन से FBI के ऑफिसर्स ने सवाल किए तो वह सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और आगे ऐसा न करने का वादा करता है। लेकिन जोनाथन किसी की नहीं मानता है। 3 महीने तक वह वापस ऐसा ही करता रहा तो इस बार अधिकारियों ने उस पर आरोप दायर कर दिए, जिससे उसकी जिंदगी अब नाटकीय रूप से बदलने लगती है। जोनाथन जेम्स अमेरिका में साइबर क्राइम कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन जाता है। अगर जोनाथन नाबालिग नहीं होता तो उसे कम से कम 10 साल की सजा होती, लेकिन वह नाबालिग है, इसलिए मियामी का यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे 6 महीने की होम अरेस्ट पर रखता है। जोनाथन को अब फ्री टाइम में भी अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी और इससे भी बुरा उसे नासा और डिफेंस मिनिस्ट्री को माफी के पत्र लिखने पड़ते हैं। बाद में उसकी ड्रग्स की जांच भी पॉजिटिव आती है, जो एक स्पष्ट प्रोबेशन उल्लंघन था, इसलिए उसे 6 महीने के लिए किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है। उसके पिता बताते हैं कि जेल ने जोनाथन को पूरी तरह बदल दिया। वह अजीब तरह से सुस्त हो गया था। जो काम मजेदार चैलेंज के रूप में शुरू हुआ था वह उसे जेल तक ले गया। यह रोमांच उसके लायक नहीं था। उस समय से उसने हैकिंग हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन हर कोई उस पर यकीन नहीं करता और कुछ सालों बाद उसका पिछला जीवन उसको पकड़ लेता है। यानी उसने जो किया था उसकी वजह से धीरे धीरे वह फंसने लगता है। ये अल्बर्ट गोंजालेज है। इसकी और जोनाथन जेम्स की कुछ बातें सिमिलर थी। जोनाथन जेम्स भी 80 के दशक में पैदा हुआ था और वह भी सेल्फ टॉट हैकर था। जब वह 14 साल का था तब उसने भी नासा के सिस्टम में घुसपैठ की थी और नतीजे में उसे भी FBI का एक दौरा मिला। लेकिन इससे भी गोंजालेज हैकिंग से नहीं रुका। हम नहीं जानते कि गोंजालेज और जोनाथन जेम्स एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन उनके बीच एक कॉमन हैकर फ्रेंड क्रिस्टोफर स्कॉट था। गोंजालेज इंटरनेट पर कई अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा नाम सूप नाजी था, जो एक अमेरिकन टीवी एपिसोड साइनफेल्ड से संबंधित था। 2000 दशक की शुरुआत में गोंजालेज शेडो गुरु नाम के ग्रुप के साथ काम करने लगा। ये चोरी किए गए क्रेडिट और बैंक कार्ड नंबरों और आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन से जुड़ी जानकारी के व्यापार का एक बाजार है। 2003 में गोंजालेज नकली क्रेडिट कार्ड के द्वारा ATM से पैसे निकालने की कोशिश में पकड़ा गया, क्योंकि FBI की पहले से उस पर नजर थी। जेल में जाने से बचने के लिए वह FBI के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है।
और शेडो क्रू ग्रुप के कुछ हैकर्स को पकड़वाने में भी कामयाब रहता है। वह सीक्रेट सर्विस के इन्फॉर्मर के रूप में काम तो करने लग गया था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए वह फिर से वही करने लगता है जिसमें वह माहिर था, यानी हैकिंग। इसके बाद उसने अमीर बनने के लिए एक जटिल योजना बनाई, जिसे उसने गेट रिच और डाई ट्राइंग कहा, और ये योजना आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी आइडेंटिटी थेफ्ट बन गई, जिससे उसकी जिंदगी तो बर्बाद होने वाली थी और इससे जोनाथन जेम्स की भी मौत हो जाएगी। ये स्कॉट है जो गोंजालेज और जेम्स दोनों का दोस्त है, और उसके साइड में अभी जो व्यक्ति है, रिपोर्ट के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है जिसे क्रिमिनल रिपोर्टों में सिर्फ जेजे के नाम से जाना जाता है। वे कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे वॉर ड्राइविंग कहा जाता है। ये एक साधारण टेक्निक है। वे अपनी कार में घूमते और बड़ी कंपनियों के पास जाकर गाड़ी पार्क करते, और फिर उन्हें लैपटॉप और एक हाई पावर रेडियो एंटीना की जरूरत होती, जो कि उनके पास था। एक बार कंपनी की बिल्डिंग के नजदीक जाने के बाद वे वहां के वाईफाई को एक्सेस करते, उसमें घुसने के बाद उसके वीक पॉइंट को, उसकी खामियों को ढूंढ लेते और उसे हैक कर लेते। उनका यह काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थी, तो ऐसे में उनका सिस्टम आसानी से हैक हो जाता। और अभी जिस कंपनी और ऑफिस को वे हैक करने वाले हैं, उनका नाम ऑफिस मैक्स था, जिसमें दिन का रेगुलर काम चलता रहता है। ऑफिस मैक्स के अंदर लोग 4 रंगों के पोस्टर्स और व्हाइट बोर्ड मार्कर खरीद रहे हैं, और एक ऐसी मीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं जो शायद ईमेल से भी खत्म की जा सकती थी। और ऑफिस के बाहर स्कॉट और जेजे बिल्डिंग के वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके सिस्टम में घुस जाते हैं। अंदर पहुंचकर वे एक स्नीफर प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं, जो कस्टमर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को कैप्चर और डाउनलोड कर लेता है। फिर वे ये डेटा गोंजालेज को भेज देते हैं, और गोंजालेज इस डेटा को आगे दूसरे हैकर्स को भेज देता है, और वे इन कार्ड्स के पिन को डिक्रिप्ट कर देते हैं। गोंजालेज और उसके साथियों ने सिर्फ चोरी किए गए कार्ड्स की जानकारी को ही नहीं बेचा, बल्कि वे उन्हें खाली मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड पर लगा देते, एनकोड कर देते, और उन कार्ड से एटीएम से लाखों डॉलर निकाल लेते। ऑफिस मैक्स को हैक करने के बाद बैंकों को अनुमानित 2 लाख कार्ड दोबारा जारी करने पड़ते हैं, और ये हैक एक बार की घटना नहीं थी। अगले 3 वर्षों में गोंजालेज और उसकी टीम कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों में घुसपैठ करते हैं, जिनमें बीजेस होलसेल क्लब, बोस्टन मार्केट, बोन्स एंड नोबेल तथा फॉरएवर 21 कंपनियां शामिल थी। और उनका सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड टीजीएक्स कंपनी में होता है। ये टीजे मैक्स, मार्शल्स, होम गुड्स और अन्य की पेरेंट कंपनी है। लगभग 96 मिलियन टीजीएक्स कस्टमरों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी चुरा ली जाती है। उस समय ये हमले अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी बन गया। इस क्रू ने लगभग 180 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चुराया, और उसमें सभी कंपनियों को $400 मिलियन का नुकसान हुआ, जो रीइन्वेस्टमेंट, लीगल कॉस्ट और फोरेंसिक फीस में गया। There's a major break in a credit card scam that affected millions of people. Experts say this man's arrest may lead to the kingpin behind the biggest credit card ID theft in history. इसके बाद सीक्रेट सर्विस का इन्वेस्टिगेशन चलता है, और एक समय पर उन्हें एहसास होता है कि उनका खुद का एक आदमी, एक इन्फॉर्मर, यहाँ की सूचना देने वाला ही नहीं, बल्कि टीजीएक्स की चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड भी है। मई 2008, पाइन क्रस्ट, फ्लोरिडा। जोनाथन जेम्स अब 24 साल का है। वह कॉलेज नहीं गया और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। उसकी माँ 6 साल पहले कैंसर के कारण मर चुकी थी, और वह अपने छोटे भाई के साथ अभी भी उसी घर में रहता है जिसमें वह बड़ा हुआ था। और अब वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। वह अकेला और खुद में रहने लगा था तथा हैकिंग से रिटायर हो चुका था। और आज एक बार फिर से उसे एक सरप्राइज मुलाकात का सामना करना होगा। इस बार यह सीक्रेट सर्विस थी। वे उसके परिवार के घर पर उसी तरह छापा मारते हैं जैसे 8 साल पहले FBI ने मारा था। सीक्रेट सर्विस ने गोंजालेज और स्कॉट के साथ उसका संबंध जोड़ा, क्योंकि उन्हें शक है कि उनके साथ जो जेजे नाम का व्यक्ति है, उसका मतलब जोनाथन जेम्स हो सकता है, और वह हैकर ग्रुप का हिस्सा भी है। एजेंट्स जोनाथन के घर पर उसके सामानों की तलाशी करते हैं, और उन्हें क्या मिलता है? सालों पहले लिखा गया एक सुसाइड नोट और एक पिस्तौल। लेकिन जोनाथन के अनुसार उन्होंने हथियार जब्त नहीं किया, पर वह इससे शॉक्ड हो गया था। वह कसम खाता है और कहता है कि उसका टीजीएक्स मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने कोई चोरी नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया। और सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट सब पाना को इस केस पर कुछ जवाब मिलते हैं। वह इस आदमी अल्बर्ट गोंजालेज के बारे में पढ़ना शुरू करता है, और जोनाथन उसे दूसरे ऑनलाइन यूज किए जाने वाले नाम से जान जाता है, और बताता है कि वह भी हैकर ग्रुप का हिस्सा है। गोंजालेज 2003 से फेड के लिए इन्फॉर्मर के रूप में काम कर रहा था।
गोंजालेज ने इस कोड का इस्तेमाल अपनी हैकिंग करवाने के लिए किया और साथ ही अन्य हैकरों की जानकारी फेड को देकर खुद को उनकी नजरों में अच्छा बनाए रखा। और जोनाथन को यकीन है कि अब गोंजालेज इस कोड पर भी हैकिंग का इंजाम लगाने की कोशिश कर रहा है और उसे यह भी एहसास हो रहा था कि वह किसी और की तुलना में आसान निशाना होगा और फेड्स के लिए यह मायने नहीं रखता कि वह निर्दोष है। हालांकि उनके शब्दों में स्कॉट और गोंजालेज ही सबसे विनाशकारी और खतरनाक हैकर है जिन्हें फेड्स ने कभी पकड़ा था, फिर भी वे उसे छोड़ देंगे क्योंकि वह जोनाथन को ज्यादा आसान टारगेट मानते हैं। इससे जनता भी अधिक संतुष्ट होगी अगर सीक्रेट सर्विस इस केस को जल्दी से सोल्व कर लेती है। तो जोनाथन के दिमाग में तस्वीर बिल्कुल साफ थी। सीक्रेट सर्विस को एक बख्तरबाज चाहिए था, न गोंजालेज, न स्कॉट और न ही जिससे असल में नुकसान पहुंचाया था, सिर्फ जोनाथन। और जोनाथन का ऐसा मानने का एक रीजन था। उस समय हैकर दुनिया में एक कागज घूम रहा था, एजेंट स्टील का। यह हैकर्स के लिए एक सर्वाइवल गाइड था जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो खुद जेल गया था। एजेंट स्टील का असली नाम जस्टिन टेनर पीटरसन था। वह एक अमेरिकी हैकर था जो फेडरल एजेंटों के लिए एक इन्फॉर्मर का काम करता रहा, जबकि खुद भी अपराध करते रहा। एजेंट स्टील इस सर्वाइवल गाइड में लिखता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक खेल है जिसे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों पक्ष खेलते हैं और अगर आपको खिलाड़ी बनना है, इससे बचना है तो समझदारी इसी में है कि आप सारे नियम जान ले। वह स्पष्ट कर देता है कि कानून प्रवर्तन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, वे गंदी चालें चलते हैं और केस जीतने के लिए झूठ तक बोल सकते हैं। जोनाथन ने यह गाइड पढ़ी और वह जानता था कि गोंजालेज फेडरलों के साथ पहले से काम कर रहा है, इसलिए वह पक्का मान बैठा था कि बेवजह से जेल जाना पड़ेगा। उसने कुछ नहीं किया, वह निर्दोष है तब भी। पहली बार का अनुभव पहले ही डरावना था और वह फिर से यह नहीं सहना चाहता था। 18 मई 2008 को एजेंटों ने जोनाथन को उसके घर पर मर्द पाया। उसके घर पर छापा मारने के 2 हफ्ते बाद उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड से पहले उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक संदेश लिखा, अपने अकाउंट्स के पासवर्ड लिखे, सिस्टम और अधिकारियों के बारे में भी अपनी राय लिखी। उसने लिखा कि मेरा इस न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, शायद आज मेरे इस पत्र के जरिए किए गए कर्म जनता तक एक मजबूत संदेश पहुंचाएंगे। मैं कंट्रोल खो चुका था और मेरा ये एकमात्र तरीका था नियंत्रण वापस पाने का। मुझे इस बात की सजा मिलने वाली है ऐसे अपराध के लिए जो मैंने किया ही नहीं था। 20, 10 यहाँ तक कि 5 साल भी जेल में बैठना मेरी जीत नहीं है, मैं आजाद ही मरूंगा। और इसके बाद मार्च 2010 में अल्बर्ट गोंजालेज को हैकिंग की श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए फेडरल जेल ने 20 साल की सजा सुनाई तथा सीक्रेट सर्विस को गोंजालेज के माता पिता के घर के बैकयार्ड में $1.2 मिलियन केस मिले। क्रिस्टोफर स्कॉट को 7 साल की सजा सुनाई गई इस हमले में शामिल होने और अपने रोल के लिए। और जेजे को जोनाथन जेम्स नहीं माना गया, वह था स्टीफन वॉट जो TJX केस में भी शामिल था। जो TJX मामले में सजा पाए उनमें एक और शख्स था, जिम जोन्स। उसका ऑनलाइन इस्तेमाल किए जाने वाला नाम था। अपनी मौत के समय जोनाथन को गिरफ्तार नहीं किया गया था, न उस पर आरोप लगे थे, न उसका ट्रायल हुआ था और न ही उसे सजा हुई थी। ऐसा लगता है कि गोंजालेज के सीक्रेट सर्विस के साथ काम करने की जानकारी को लेकर जोनाथन के डर को और बढ़ा दिया था कि वह किसी के जाल में फंसकर बलि का बकरा बन जाएगा और जेल पहुंच जाएगा। जोनाथन जेम्स कोई अपराधी और मास्टरमाइंड नहीं था, वह एक किशोर था जिसमें रेयर टैलेंट और सिस्टम कैसे काम करता है ये जानने की जिज्ञासा थी। जब वह उन्हें हैक करता है तो वापस उन्हें ठीक करने की मदद की पेशकश भी करता है। ऐसी प्रतिभाओं को मार्गदर्शित करने की बजाय न्याय व्यवस्था ने उसे एक मिसाल बनाने का फैसला किया।